वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस या यहाँ पुलिस एमपी की भी कहीं कैसे विक्टिम कोई और परेशान कई बार करती है। मैं आपको उसका पूरे डिटेल बताऊंगा और ये वीडियो अगर लंबा होगा तो इसे मैं 2 पार्ट में कर दूंगा। और मैं यहाँ से लुधियाने जाता हूँ मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी के संबंध में। और वहाँ पर 5 डे वीक है। सैटरडे संडे वहाँ के सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं, तो मैं दरबार साहब दर्शन करने भी चले जाता हूँ। और वहाँ पे क्योंकि बहुत एकदम आत्मिक शांति मिलती है, बहुत अच्छा माहौल लगता है वहाँ पे दरबार साहब का। तो मैं वहाँ से लुधियाने से अमृतसर चले जाता हूँ और फिर वहीं से अगर मेरे को आना आता है तो वापस आ जाता हूँ, और वापस फिर लुधियाने जाना होता है तो लुधियाने चले जाता हूँ। ये मैं लगभग जुलाई से वहाँ पे जा रहा था। मैं 4 नवंबर को लुधियाना से अमृतसर श्री दरबार साहब गया, और उससे पहले मैंने 30 अक्टूबर को एक लुधियाना एसडीएम वेस्ट कोर्ट में एक आवेदन लगाया था, केस लगाया था कि मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी के संबंध में कि उसमें हमारा हक दिलाया जाए, जो कि पटवारी की रिपोर्ट के लिए पेंडिंग था। और उसके बाद फिर मैं दरबार साहब चले गया। मेरी दवाइयाँ 7 नवंबर को ख़त्म हो रही थी, तो मेरे को 6 तारीख को वहाँ से वापस आना था। और पर मेरे को फीवर आ गया और तत्काल में टिकट नहीं मिली। मैं 4 तारीख को जाने के बाद 5 को भी कोशिश की, 6 को भी कोशिश की। उसके बाद वहाँ पे 3 दिन के लिए लॉकर मिलता है, तो फिर मैंने वहाँ से 7 तारीख को लॉकर छोड़ के अपना गठी घर में बैग जमा कर दिया और श्री गुरु रामदास सराय में वहाँ पे मैं गद्दा और वो लेके रुका था। तो 8 तारीख की रात में 12 बजे तक मैंने परिक्रमा के पास बैठ के वहाँ पे पाठ किया। फिर मैं आते हुए बुखार था, तो फिर मैंने डिस्पेंसरी से दवाई ली। उन्होंने 3 गोलियां दी बुखार की और सर्दी खांसी की। तो वो 2 डोज थे, उस रात में मैंने खाया, अगले दिन सुबह खाना था। और खा के मैं सो गया। मेरी आदत है कि मैं जब दरबार साहब जाता हूँ तो 2:30 बजे उठ के स्नान करके दर्शन करने चले जाता हूँ, ताकि सुबह सुबह जल्दी दर्शन हो जाए। और मैं 2:30 बजे का अलार्म लगा के भी सोया, और अलार्म लगा के नींद खुली, उठा। मैं उठ के फिर मैं 3:30 तक जगा रहा, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि बुखार था, शरीर पूरा टूट रहा था, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। ठंड भी थी, मेरे पास उतने गर्म कपड़े नहीं थे कि मैं मतलब नहीं हिम्मत मेरी पड़ी। तो मैं 3:30 बजे वापस लेट गया और मेरी झपकी लगी। उसके बाद 5 बजे उठा तो मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था। मैंने सेवादारों से बताया, उन्होंने बोला कि 50 नंबर कमरे में आप जाइए, 50 नंबर कमरे में जाके रिपोर्ट करिए। वहाँ मैंने जाके रिपोर्ट की। तो क्योंकि मेरा वहाँ पे बहुत कम जाना होता है, तो मैं एक्सप्लेन पूरी तरीके से सही से नहीं कर पाया, जो मेरे को लगता है। क्योंकि जो सेवादार थे उन्होंने पूरा मॉनिटर सामने कर दिया कि आप बताइए आपका किस कैमरे में, किस फ्रेम में आपको। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से वो उसके थे अपना कैमरे के, और बहुत सारे फ्रेम थे। मेरे को एग्जैक्ट बताना भी नहीं आ रहा था। श्री गुरु अपना समुद्री हॉल वाली साइड, जो एसजीपीसी का कार्यालय है, उस वाली साइड में मैं 2nd फ्लोर पे पीछे बरांडे में सोया था। तो मेरे को उस टाइम उसका बिल्डिंग का नाम भी नहीं पता था, तो मैं नहीं बता पा रहा था। कहते कि हमारा कैमरा नहीं लगा हुआ, आप जाके पुलिस चौकी में रिपोर्ट कर दीजिए। मैं पुलिस चौकी में गया, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट की। तो मैंने फोन चोरी होने की उन्होंने गुमशुदगी की डाली 7 नंबर पे। और क्योंकि सुबह हो गई थी, तो 9 नवंबर पे उनका जो वो नंबर, सीरियल नंबर था, वो 7 था। तो उस पर उन्होंने दर्ज की। उसके बाद मैं आया, फिर मेरे को लगा कि मेरा फ़ोन जल्दी मिले, तो इस क्योंकि इससे मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। तो मैं, और बहुत सारा इसमें ऐसा डाटा था जो कि मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, कि उसके कई
लोगों से बातें भी थी, और वहाँ का साइट का भी था कि साइट पे अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं शुरू हुआ कुछ, तो वो मैं जल्दी चाहता था, तो मैं पुलिस कमिश्नर महोदय के पास गया, एक आवेदन लिख के आया। उसमें मैं चोरी का ही लिख के आया। आने के बाद मैंने किसी से पढ़वाई तो उसमें था कि गुमशुदगी। उसके बाद मैं उस स्पॉट पे गया जहाँ पे मैं सोया था, तो वहाँ देखा कैमरा लगा हुआ था। मैंने वापस फिर 50 नंबर कमरे में जाके रिक्वेस्ट की, जहाँ मॉनिटरिंग होती है, कि आप मेरे को प्लीज़ एक बार फुटेज देखने दें। तो उन्होंने मेरे को फुटेज दिखाई। उसमें चोर पहले एक बार अकेला आया, फिर 2 लोग आए और 3 मिनट तक रहे। उसके बाद तीसरी बार आए 2 लोग और वो मेरा फ़ोन वहाँ से लेके चले गए। तो वो मैंने पूरा नोट करके उसके बाद मैंने जाके फिर वहाँ पे उन्हें बताया, कहते EMI नंबर आपका दीजिए। और मेरे उसमें पहले कॉन्शियस में था कि किसी के साथ ऐसे पहले हुआ था कि बाहर गए थे, फ़ोन गुम हो गया, तो पहले IMI नंबर ही मांगा गया था। तो वो मैंने कहीं लिख के रखा हुआ था, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो मैंने दरबार साहब में वहीं पे बैठ के, मेरे पास जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं केस के लिए लेके जाता था, वो सारे निकाल के देखा, मेरे को वो EMI नंबर मिल गए। मैंने जाके उसी टाइम वहाँ पे उसमें अमेंड करवाया, नंबर दोनों नंबर दिए और उनको बोला कि आप इसे सर्कुलेट भी कर दें, और वो करवा के आया। उसके बाद 13 तारीख को आने से पहले थाना कोतवाली E डिवीज़न जो कहलाता है, E डिवीज़न थाने में, वहाँ पे मैं एप्लीकेशन दे के और पूरा विस्तार में पूरी चीज़ें लिख के दे के आया। वापस भोपाल आ गया। भोपाल आने के बाद फ़ोन पे बातें नहीं हो पा रही थी उनसे, फ़ोन लगा रहा था, पिक नहीं हो रहा था। और 20 तारीख तक, नवंबर तक कोई कार्रवाई ना होने के कारण फिर मैं यहाँ पे पुलिस कमिश्नर महोदय को मैंने 0 में FIR के लिए लिखा। उस पूरे के पूरे एपिसोड में जो अनियमितताएं बढ़ती गई वो मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और इसमें अब मैं मेरी आवाज़ आप बैकग्राउंड में सुनेंगे। मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता जाऊंगा, कैमरे के सामने डॉक्यूमेंट्स होंगे और पीछे मैं उसका डिस्क्रिप्शन देता जाऊंगा कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई। चोर के पास, जिसके पास भी, मतलब जिस बंदे के पास भी मेरा फ़ोन था, जिसने पिक किया था, वो जब मेरे को फ़ोन वापस मिला अभी 8 मार्च को, तो उसके अंदर उसकी टाइमलाइन में चेक किया तो वो 11 नवंबर से ही उसका यूज़ हो रहा था। जबकि सब लाइन्स पे पंजाब में भी लगा था, भोपाल में भी सब लाइन्स पे लगा था, और 11 नवंबर से यूज़ हो रहा था। उसके बाद जो है वो अपना फ़ोन कॉल्स जो है वो भी 11 तारीख से ही वो करता आ रहा था, और लगातार एक दिन में 25-25, 30-30, सुबह 8-9 बजे से शुरू होके शाम के 8 बजे तक उसके फ़ोन कंटिन्यूस चलते थे। उसका मैंने पूरा स्क्रीन शॉट लिया हुआ है स्क्रॉल करते हुए, वो भी मैं इसके आखिरी में अपलोड करूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद, 14 तारीख को मैं देख के आया था भोपाल साइबर क्राइम में, लेकिन उसका अभी तक मेरा जो IMI नंबर ब्लॉक किए गए थे कि उसमें कोई सिम डालूं तो वो वर्क ना करे, उसमें नहीं लिखा था, वो उसे अनब्लॉक करना पड़ेगा, वो अनब्लॉक नहीं किया गया। जबकि वहाँ के सुपुर्दगी नामे के ऑर्डर हैं जिसके बिहार पे मेरे को अमृतसर से मेरा मोबाइल मिला, और वो मोबाइल लेके उसके ऑर्डर की कॉपी लगा के, एप्लीकेशन लगा के मैं 14 तारीख को देख के आया हूँ, और आज 17 तारीख हो गई, आज तक नहीं हुआ। और इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ ये भी है रही कि एक बार ACP साइबर क्राइम महोदय की तरफ से मेरे RTI में मांगे गए जवाब में 15 जनवरी के जवाब में बोल दिया गया कि ये विधि सम्मत ना होने के कारण आपकी यहाँ पे FIR दर्ज करके वहाँ नहीं भेजी जा सकती। जबकि मेरे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डरों की कॉपी, ऑर्डरों की नेट से उतारी गई कॉपी, मतलब ऑर्डर की लीगल कॉपी नहीं, उसका अपना गूगल से सर्च करके जो ऑर्डर के रेफरेंस वो मैंने डाले थे, और साथ में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी पूरे स्टेट्स में सारे DGPs को भेजी गई थी, वो एडवाइजरी की कॉपी थी जिसमें कि FIR दर्ज करना मैंडेटरी है,
और अगर आपके उसमें क्षेत्र में नहीं है तो आप 00 में करके भेजिए, नहीं तो उनके ऊपर जो जांच अधिकारी हैं या जो लापरवाही बरतते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, उनको सजा हो सकती है। वो उस टाइप के ऑर्डर्स भी हैं, वो मैंने साथ में लगाई हुई थी। उसके बाद वो रिफ्यूज़ किया गया। उसके बाद मैं 19 तारीख को पुलिस कमिश्नर महोदय के पास शिकायत लेके गया, तो उनको मैंने पूरी बात बताई। उन्होंने उसमें ऑर्डर किए कि आज ही आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और उसके बाद उसी दिन मतलब एफआईआर के लिए हुआ। लेकिन मैं गलत कलेक्ट्रेट के पास साइबर क्राइम थाने का मैं वहाँ पहुँच गया था, जबकि थाना MP नगर में है। तो 8:30 बज गए थे, तो लेट होने के कारण वो नहीं हुआ। अगले दिन 20 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई, और 20 तारीख को दर्ज होके पुलिस कमिश्नर महोदय के कवरिंग लेटर से 23 तारीख को यहाँ से डिस्पैच हुआ। मेरे ख्याल से 24 को अमृतसर पहुंची होगी, और 24 को ही शाम को मेरे पास फ़ोन आ गया कि आपका फ़ोन मिल गया है, अब आप अपनी कार्रवाई लिख दो कि मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता, वो ये मेरा फ़ोन मिल गया। व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो भी आ गई, ओके कंडीशन वाली। ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे आगे वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, लेकिन ये मैंने वर्बली इसलिए बता दी कि इन शॉर्ट आपको पता रहे कि क्या हुआ। लेकिन अगर यही चीज़ जो मैं रिक्वेस्ट बारी बार कर रहा था, पहले 20 नवंबर को ये चीज़ हो गई होती, तो मेरे को 20 नवंबर को मेरा फ़ोन मिल जाता, और उसमें जो मेरा डाटा था वो डाटा भी सेव हो जाता। और इतना लंबा टाइम जो मेरे को फेस करना पड़ा, और कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि मेरे को किसी फर्जी मुकदमे में फंसाने की, या मुझे रोकने के लिए, या उसका डाटा चोरी करने के लिए, जो कि एफआईआर का एक पार्ट है, के लिए ये चीज़ें हुई हैं। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब मैं बैकग्राउंड में पीछे से बोलूँगा, और आप उसमें डॉक्यूमेंट्स देखते जाएंगे, पीछे मेरी आवाज़ आती जाए। दोस्तों, ये वो SDM कोर्ट का है लुधियाने का, यहाँ पे कि मैं 30 तारीख को दे के आया था इन पर्सन अफेयर होके, उसके रोक लगाने के लिए। ये ऊपर SDM साहब के मार्क है रेडर के लिए। ये मैं 30 तारीख को दे के वहाँ से हरमिंदर साहब के लिए गया था। दोस्तों, ये अमृतसर के अपना गलियारा चौकी जो है, वहाँ की रिपोर्ट है, जो मैंने सुबह जाके वहाँ पे करवाई थी अपना 9 नवंबर की सुबह। बाद में ये जाके फिर मैंने मेरे उसके फ़ोन के EMI नंबर उनको नोट डाउन करवा दिए थे। अपना रात में वहाँ पे दरबार साहब के पास बैठ के मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में ढूंढा, तो मेरे को मेरे EMI नंबर लिखे हुए मिल गए थे, तो मैंने ये जाके वहाँ पे उनको अपडेट करा दिए थे। और ये उसी दिन 9 तारीख का है। मैं करीबन 11:30 बजे के करीब पुलिस कमिश्नर महोदय के ऑफिस गया था, और वहाँ पे जाके मैं देख के आया था कि मेरा फ़ोन जो है उसे जल्दी ढूंढने के लिए निर्देशित कर दिया जाए, मेरा एड्रेस। और यहाँ पे मैं इसको FIR ही लिख रहा हूँ, 7 नंबर FIR लिख रहा हूँ कि FIR नंबर 7, क्योंकि वो गुरमुखी में लिखी हुई थी, तो मेरे को नहीं पता था कि वो गुमशुदगी की रिपोर्ट है कि वो FIR है कि चोरी की। तो मैं इसमें FIR ही लिख के आ रहा हूँ। ये उसका बाद में जो मेरे को नंबर मिला, उसका डायरी नंबर, ये ऊपर मैंने ब्लू पेन से वो नंबर लिखा हुआ है। ये दोस्तों 11 तारीख को मैं पुलिस कमिश्नर महोदय अमृतसर जी को फिर से दे के आया था। इसमें ये ऊपर डायरी नंबर लिखा हुआ है, और इसमें संदर्भ में पुराना डायरी नंबर, और इसमें भी FIR ही लिख रहा हूँ कि FIR नंबर ये दिया हुआ है। इसमें EMI नंबर भी डले हुए हैं, और CCTV फुटेज में देख चुका था, तो उसमें कितने बजे 4:23 पे आया और 4:24 पे चोरी करते दिखाई दे रहे हैं, इसका भी हवाला दिया हुआ था। पुलिस कमिश्नर महोदय को 9 तारीख को और 11 तारीख को आवेदन देने के बाद अपना कोतवाली थाने की तरफ से और अपना गलियारा चौकी की तरफ से बताया गया कि हमने आपका फ़ोन जो है वो सब लाइन्स पे लगा दिया है,
लेकिन वो जिसकी उन्होंने मुझे कॉपी निकाल के दी वो कोई 9/11 की कोई स्कूटर चोरी वगैरह का था, जो कि उसमें उसका उल्लेख था, तो वो उसमें था। तो मैं इसमें नीचे लिख के आ रहा हूँ कि आपका फ़ोन सर्विलाइंस, ये नीचे उन्होंने लिखा है कि आपका फ़ोन सर्विलाइंस पर लगा दिया गया है, पर वो किसी FIR नंबर 24 डेटेड 9/11/2023 का है, जिसमें पुरानी तारीख का रिकॉर्ड मांगा गया है 8/11 की, जबकि मेरा फ़ोन, इसमें मैं क्लियर लिख रहा हूँ, जबकि मेरा फ़ोन 8/11 की रात और 9/11 की सुबह 4:24 पर चोरी हुआ है। और मेरी उस दिन की शिकायत है, जो कार्रवाई की शिकायत है विभाग द्वारा की जाए ये कार्रवाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया चोरी गए मोबाइल के संबंध में सही FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने एवं FIR की एवं मेरी शिकायत की लिखित कॉपी मुझे दिलाने की कृपा करें, ताकि आगे वक्त ज़रूरत पर काम आए। ये मैंने इसमें साथ में 9 तारीख का, 11 तारीख का और जो ACP महोदय का वो लेटर दिखा रहे थे जिसके हिसाब से सर्विलाइंस पे लगा है, वो भी उन इसके साथ अटैच करके 13/11 को मैं दे के आया हूँ। और ये मैंने दिया है अपना E डिवीज़न थाने में, पुलिस स्टेशन E डिवीज़न में, जो कि कोतवाली थाना भी कहलाता है, वहाँ पे मैं दे के आया हूँ। ये उसके बाद दोस्तों मैं भोपाल में जो है 20/11 को मैं अपना पुलिस कमिश्नर महोदय को दे के आया हूँ, भोपाल पुलिस आयुक्त महोदय भोपाल। इसमें मैंने मेरे फ़ोन नंबर, EMI नंबर और वहाँ पे पुलिस कमिश्नर महोदय को दिए, थाना प्रभारी को दिए, ये सारे साथ में लगाए थे। और जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे इसको जो है अपना यहाँ पे 0 की FIR दर्ज कर दी जाए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोबाइल की FIR करने या शून्य में FIR दर्ज कर हेतु आदेशित करने की कृपा करें। ये मैंने 20/11/23 को दिया था, है ना। और ये सारे दस्तावेज भी इसके साथ लगाए थे, बिंदु 1 से 6 तक जो मेरे वो थे। इस आवेदन पे के बाद फ़ोन सर्विलाइंस पे लगाने के लिए मौखिक रूप से बोल दिया गया था कि सर्विलाइंस पे लगा दिया जा रहा है, और साथ में अपना नीचे DCP सर के लिए भेज दिया गया था। सर्विलाइंस पे लगाने के बाद मैं उनसे पूछता रहा, कुछ पता चला, कहते कि नहीं है। फिर मैं 14/12 को फिर जाके मैं अपना पुलिस उपायुक्त महोदय मुख्यालय उनके उसमें मैं दे के आया 14/12 को। और 14/12 को मैं फिर जाके पुलिस उपायुक्त महोदय को दे के आया। 1 महीना हो गया था सर्विलाइंस पे लगे लगभग 1 महीना, क्योंकि 20/11 को देख के आया था। उसके 20/11 से के बाद से 14/12 को फिर मैं देख के आया कि उसमें अभी तक नहीं पता चला। वर्बली मैं जाके पता करता रहा था, तो पता चला था कि अभी तक आपका फ़ोन मिला नहीं है लगाया हुआ है सर्विलाइंस पे। 14/12 के बाद फिर मैं पुलिस आयुक्त महोदय के पास गया और उनके सामने समक्ष खड़े होके मैंने, मतलब उनके हाथ, उनसे मिलके ये मेरा आवेदन दे के आया हूँ मैं। ये 18 तारीख का है, ये 18/12 का है, 18/12 का आवेदन है ये मेरा, मैं दे के आया। मेरा जो 18/12 का, ये मेरा जो 18/12 का आवेदन था, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है जो मैंने बाद में निकलवाई थी अपना RTI में। तो उसमें पुलिस आयुक्त महोदय को मैं दे के आया था। तो इसमें पुलिस आयुक्त महोदय ने DCP क्राइम चर्चा करें कि मार्क कर दिया था, और ये 19 दिसंबर को इस डिस्पैच नंबर A119423 से पुलिस आयुक्त कार्यालय से उधर की तरफ को चले गया था उनके पास, DCP क्राइम सर के पास। और इस पर उन्होंने स्पष्ट चर्चा करें लिख दिया था, मौखिक रूप से बोल दिया था कि FIR दर्ज की जा रही है, और चर्चा करने के लिए भी लिख दिया था कि अभी तक क्यों नहीं हुई, वो उनसे चर्चा करना चाह रहे थे। 18 तारीख के बाद भी ना होने के बाद फिर मैं अपना 27 तारीख को
डीसीपी पुलिस कमिश्नर महोदय के पास फिर समक्ष गया, उनके सामने जाके मैंने निवेदन किया। इस पे इन्होंने डीसीपी क्राइम उनके लिए मार्क किया है, शायद 28 आफ्टरनून उन्हें आने के लिए बोला, या पता नहीं ये क्या है, पर वो डीसीपी क्राइम सर के लिए उन्होंने मार्क किया, जो मुझे आरटीआई में मिला है। इसी की एक कॉपी मैंने डीसीपी क्राइम सर को भी दी थी, और वहाँ पे मतलब एक पुलिस आयुक्त महोदय के लिए थी, और इसकी प्रतिलिपि जो थी वो अपना प्रतिलिपि जो थी उपायुक्त महोदय जी क्राइम भोपाल, उनके लिए भी थी। ये उनकी वाली कॉपी है, ये उनकी कॉपी मैं उनके पास लेके मिलने गया था, उनसे भी समक्ष मिला था, तो उन्होंने एसीपी साइबर क्राइम जी के लिए मार्क कर दिया होगा। इस पे ये जो भी रिपोर्ट वगैरह बुलाई हो, ये इस पे था। के लिए डीसीपी क्राइम महोदय ने एसीपी साइबर क्राइम उनके लिए लिख दिया था। उनके पास मैं गया तो उन्होंने अर्जेंट लिख के टीआई तरुण कोरेल जी को प्लीज पुट अप नोट शीट, ये उसके ऑर्डर कर दिए थे। ये 27/12 को हो गए थे, और इसमें मैंने जो है, इसमें मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा WPCR नंबर 68 ऑफ 2008 में ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में 12/11/2013 को जारी आदेश की कॉपी लगाई थी। साथ में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा जारी अपनी एडवाइजरी नंबर 15/01/91/2013 उसकी मैंने कॉपी लगाई थी, और जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एडवाइजरी नंबर है 15011/91/2013 टू द चीफ सेक्रेटरी इज ऑल स्टेट गवर्नमेंट और यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये एफआईआर दर्ज करने के लिए थी। उसमें अपना आलोक कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से ये एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए उनका था, और ये कॉपी मैंने साथ में लगाई थी। साथ में नेट से गाइडलाइन रिलेटेड टू द जीरो एफआईआर, इसका जो था उस ये कॉपी मैंने साथ में लगाई थी। ये मैंडेटरी है पुलिस के लिए, ऑफिसर्स के लिए, कि जीरो एफआईआर, अगर अपराध ऐसी श्रेणी में आता है कि उस पर एफआईआर की जानी है तो जीरो एफआईआर करना उनके लिए जरूरी है, ये उसका है। और 27 तारीख को नोशीट पुटअप करने के लिए कहने के बाद भी एसीपी महोदय ने भी बोल दिया था, पुलिस कमिश्नर महोदय तो पहले दिन से कह रहे थे, डीसीपी क्राइम महोदय ने भी बोल दिया था, एसीपी महोदय साइबर सेल ने भी बोल दिया था, लेकिन उसके बाद भी नीचे के स्तर पे उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। कहा जा रहा था कि आप एक बार वहाँ पे दे आए हो तो इसमें अब आपका नहीं हो सकता। फिर ये मैंने 5 जनवरी 2024 को दोबारा से मैं गया और पुलिस आयुक्त महोदय जी को देख के आया हूँ। इसके साथ मैंने ये सारी चीज़ों के अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऑर्डर भी लगाया, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, साथ में एक सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का है 1999/8 SCC 728 में पारित आदेश, और गृह मंत्रालय की एडवाइजरी भी, ये भी मैं साथ में लगा के देख के आया था। इसमें जो है सतविंदर कौर वाला जो है, सतविंदर कौर वाला जो केस है, इसमें ये था कि
लड़की जो थी वो दिल्ली की थी, उसकी पटियाला में शादी हुई थी और वहाँ पे उसके साथ प्रताड़ना हुई, तो उसने वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद वो वापस दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद भी उसे जो है अपना वहाँ से थ्रेट कॉल आ रहे थे उसके हस्बैंड की तरफ से। उसने यहाँ पे शी गॉट थ्रेटिंग कॉल्स फ्रॉम, ये मैं आपको इसका पढ़ के वो पार्ट पढ़ा बताता हूँ। She got threatening calls from his husband from Patiala to withdraw complaints, and then she filed an FIR in Delhi regarding the cruelty throughout and harassment that happens to her in Patiala. Delhi police act over it and arrest his husband from Patiala. The Supreme Court held that it does not matter whether police have territorial jurisdiction over an area or not. If information regarding a cognizable offense is received, police have to do the needful, and it is not a valid ground for quashing an FIR. It can be observed here that the police can investigation under zero FIR, and such investigation is protected and cannot be challenged only on the basis that there was no territorial jurisdiction. ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे, ये भी मैं साथ में लगा के देख के आया और मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे एफआईआर दर्ज करके आप उन्हें कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको केवल एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कह रहा हूँ। 5 जनवरी को वो सारा चीज़ें देख के आने के बाद भी एफआईआर दर्ज ना होने पे मैंने फिर आरटीआई में मेरे आवेदन और मेरे आवेदनों पर हुई कार्रवाई के संबंध में जानकारी चाहिए, जिसके जवाब में पुलिस कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम नगरीय पुलिस भोपाल सी ब्लॉक पुराना सचिवालय महोदय एसीपी साइबर क्राइम महोदय की तरफ से ये मेरे को जवाब मिला। इस जवाब में बताया गया कि भाई आपके ये आगे मेरे डिटेल्स हैं कि कितनी बार मैंने आवेदन दिया, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बोला गया कि 8-9 नवंबर 2023 की दरमियानी रात में चोरी हुआ है, जो कि भोपाल नगरीय पुलिस में के क्षेत्राधिकार से बाहर है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 और 177 और 179 में जांच व विचरण के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार किसी अपराध का जांच या विचारण उसी स्थान पर किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है। आवेदक द्वारा जीरो की एफआईआर दर्ज कर अमृतसर भेजने को कहा जा रहा है, जबकि आवेदक द्वारा अमृतसर पुलिस को उसका मोबाइल चोरी होने के संबंध में 2 आवेदन पुलिस आयुक्त अमृतसर को एवं 1 आवेदन थाना प्रभारी कोतवाली अमृतसर को पूर्व में ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा गलियारा चौकी अमृतसर पुलिस द्वारा आवेदक के मोबाइल गुम होने संबंधी शिकायत भी दर्ज की गई है। एक ही घटना की 2 अलग अलग स्थानों पर शिकायत दर्ज करना विधि सम्मत नहीं है, अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत का घटनास्थल दिगर राज्य अमृतसर पंजाब होने व संबंधित क्षेत्राधिकार अमृतसर पंजाब पुलिस आयुक्त व थाना प्रभारी कोतवाली को घटना के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के माध्यम से मोबाइल चोरी की घटना की सूचना होने से व गलियारा पुलिस चौकी पंजाब में मोबाइल गुम होने की शिकायत पूर्व से दर्ज होने से आवेदक द्वारा उसी घटना को लेकर भोपाल नगरीय पुलिस को प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर भोपाल में एफआईआर किया जाना अथवा 0 पर एफआईआर दर्ज कर अमृतसर पुलिस भेजा जाना विधि के अनुकूल नहीं होने से आवेदन पत्र नस्तीवत किए गए हैं। ये अपना सुजीत तिवारी जी सहायक पुलिस आयुक्त लोक सूचना अधिकारी साइबर क्राइम भोपाल, उनके साइन से 12/1/2024 को
बना है और 15 तारीख को मुझे प्राप्त हुआ है। ये 15 तारीख को मुझे प्राप्त होने के बाद जो है मेरे द्वारा 19 जनवरी को फिर शिकायत की गई। ये मेरी पुलिस आयुक्त महोदय जी को शिकायत की गई मेरे द्वारा, और इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये फ़ोटोकॉपी का प्रिंट थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जहाँ से मैंने करवाई थी उस टाइम, क्योंकि मैं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस कर रहा हूँ। तो मैं टाइप करा के की जगह मेरे पास एक कॉपी रहती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पे हाथ से आवेदन लिख के वहाँ पे दे देता हूँ। तो ये जो है मैंने हाथ से लिख के यहाँ से फ़ोटोकॉपी कराई, वहाँ पे मशीन कुछ गड़बड़ थी तो थोड़ा सा ख़राब आया। ये मैंने 19/1/2024 को शिकायत की है। इस शिकायत में मेरा विषय ये था, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के कई आदेश होने, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की एडवाइजरी होने के बाद भी 20/11/2023 से कई बार मौखिक एवं लिखित आवेदन पत्र देने के बाद भी मेरे फ़ोन चोरी की FIR ना दर्ज करने की शिकायत बाबत। उसमें मैंने यहाँ पे दिए आवेदन, भोपाल के आवेदनों का ही इसमें विवरण डाला है, और साथ में मैंने इसमें गृह मंत्रालय की एडवाइजरी डाली है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट है और ललिता कुमारी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा है, ये भी साथ में लगा है। इसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई ये ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसमें मार्क करके बोला जा रहा है, लेकिन नीचे के स्तर पे इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसमें मैंने फिर इसमें लिखा था कि उसमें आदेशित किया जाए कि FIR दर्ज करने के लिए। इस पर माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो मेरे को जवाब भेजा गया था नस्तीवत करने का, उसमें शायद पुलिस कमिश्नर महोदय तक वो पहुंचा था कि नहीं, क्योंकि ये मेरे को डाउटफुल है। क्योंकि उनका जब मैं 19 तारीख की लेके गया तो बड़ा पॉजिटिव था वो आवेदन, मतलब देखने से पहले ही उनका ये था कि आज आपकी FIR लॉन्च हो जाएगी, आप DCP क्राइम महोदय फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएं उनके पास, और आज आपकी FIR लॉन्च हो जाएगी, नहीं होती तो फिर मुझे बताइएगा। तो मैं नीचे आया, फर्स्ट फ्लोर पे DCP क्राइम महोदय थे, उन्होंने फ़ोन करके पुलिस कमिश्नर महोदय से पहले कंफर्म करना चाहा कि करनी है कि नहीं, उनके द्वारा बोला गया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप साइबर थाने चले जाएं और वहाँ पे आज आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। साइबर थाना जो है ये MP नगर थाने के बगल में, लेकिन मैं जहाँ पे साइबर क्राइम के उसमें ACP महोदय बैठते हैं पुराने कलेक्ट्रेट के पास, पुराना जो SP ऑफिस था, तो मैं वहीं पे जाता था, मेरे को वहीं का पता था, क्योंकि उनसे मुलाकात करने में टाइम हो गया था, 7:30 बज गए थे, वहाँ पहुँचते पहुँचते 8:30 बज गए। वहाँ से मेरे को बंद था, कोई भी नहीं था, लेकिन एक मतलब अपन कह सकते हैं नाइट सुपरविज़न के लिए कोई वहाँ पे होंगे, पूरा लॉक्ड था। उन्होंने बताया यहाँ पे नहीं, MP नगर में। तो फिर मैं वापस आ गया और नेक्स्ट MP नगर में जाके 20 तारीख को, ये 20 जनवरी 2024 को 0024 नंबर में ये FIR दर्ज हुई, और ये यहाँ से दर्ज होने के बाद इसमें मैंने मेरी FIR में मतलब क्लियर लिखा है कि पंजाब पुलिस के सामने जो चोरी का इसमें है, एक चोर पहले अकेला आया 4:00 पर, फिर साथी के साथ आया 4:18 पर, और 4:21 तक रहा, तथा दोनों बार पूरी गैलरी में सोए सारे तीर्थयात्रियों के पास जाकर देखकर आए। फिर 4:23 पर आए दोनों जने और 4:24 पर मेरा फ़ोन चुरा कर ले गए। पुलिस द्वारा बताए अनुसार मेरा फ़ोन आज तक चालू नहीं हुआ है, जिस कारण और पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने में बरती गई सुस्ती के कारण मेरे मन में ये आशंका आ रही है कि हो सकता है कि एक सामान चोरी का प्रकरण न होकर
मेरे फ़ोन में मौजूद मेरी संपत्ति से संबंधित साक्ष्य मिटाने के लिए या मुझे पंजाब आने से रोकने के लिए मुझे किसी झूठे प्रकरण में फंसाने के लिए भी चोरी किया गया हो सकता है। अतः मेरा माननीय महोदय जी से पुनः निवेदन है कि चोरी की एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे में की सारी फुटेज चोरों से संबंधित सुरक्षित कराकर मेरी आशंका को भी ध्यान में रखकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर मेरा फ़ोन दिलाने एवं दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की कृपा करें। है ना, ये मैंने मेरे द्वारा मेरा एड्रेस और ये 20 तारीख को यहाँ पे दर्ज हो गया। ये जो अपना प्रभारी अधिकारी उनके हस्ताक्षर, ये मेरे हस्ताक्षर। यहाँ से होने के बाद ये 23 तारीख को 20 तारीख को एफआईआर दर्ज होने के बाद 3/24 डिस्पैच नंबर से 23/1/2024 को भोपाल पुलिस कमिश्नर महोदय के कवरिंग लेटर के साथ ये पंजाब पुलिस, अमृतसर पुलिस के लिए ये मेरा एफआईआर चली गई और साथ में डायरी, पूरा केस डायरी जो थी, एफआईआर केस डायरी यहाँ से वहाँ के लिए चली गई। यहाँ से केस डायरी 23 तारीख को गई है, वहाँ कब पहुँची उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन 24 तारीख की शाम को मेरे पास थाना प्रभारी महोदय का गलियारे वहाँ से पंजाब से फ़ोन आया कि आपका फ़ोन मिल गया है, 2 शब्द लिख के भेज दो कि मैं इस पर अब आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता और हम आपको यहाँ से उसमें डाक में भेज देते हैं, तो उसे डाक के थ्रू। तो मैंने कहा कि सर मेरे फ़ोन की कंडीशन कैसी है, तो कहते कि उनका कहना था कि आप मेरे पे विश्वास करो, वैसे बहुत सज्जन आदमी है वो, मैं उनसे जाके मिला, पहले उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, पहले कोई और सज्जन थे, वो भी सज्जन थे, उन्होंने मेरी 13 तारीख वाला आवेदन नहीं लिया जा रहा था, लिया, लेकिन ट्रांसफ़र होके आए होंगे, उनके बातों से ही मेरे को लगा कि बहुत पोलाइट और बड़े सज्जन है। तो मैं कहा कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिए। तो 25 तारीख को, 25 जनवरी को, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये 25 जनवरी को उनका मेरे पास मैसेज आया और ये इसमें मेरा फ़ोन है जिससे मैं भी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वही फ़ोन है और इसकी कंडीशन ओके कंडीशन थी। और फिर मैंने उनको धन्यवाद भी भेजा और फिर मैं यहाँ से जो है मेरे पास आ गया। तो मुझे कहा गया था कि आप इसमें अपनी वापस ले लें तो आपको यहीं से मिल जाएगा, हम आपको उससे भेज देंगे। तो मैंने उनसे तो बोला था कि हाँ मैं देखता हूँ, अगले दिन 26 जनवरी थी, यहाँ पे पुलिस वालों से मिलना संभव नहीं हो पाया था, पुलिस कमिश्नर महोदय वगैरह जी के समक्ष। पर बाद में मेरे इसमें आया कि 4 महीने से मेरे इससे फ़ोन दूर है, बीच में अगर इसका कहीं मिसयूज़ हुआ तो ये मेरे लिए मतलब मुसीबत वाली चीज़ रहेगी। तो मैं कहा कोर्ट से ही मैं लूँगा। तो फिर मैंने मतलब यहाँ चर्चा भी नहीं की और उसके बाद जो है 5 फरवरी को मैं भोपाल से हरमंदिर साहब अमृतसर गया। 9 फरवरी को मेरा आर्बिट्रेशन का केस था, जो कि जिसमें कि मेरे एडवोकेट पेश नहीं हो रहे थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके जूनियर और बाकी स्टाफ के लोग बाकी काम हो रहे थे, लेकिन वो मेरे उसमें अपीयर नहीं हो रहे थे और उसे टरका रहे थे। तो मैं उससे पहले जनवरी में ही अपना चीफ चीफ जज जस्टिस महोदय के समक्ष जाके कोर्ट नंबर 1 में माननीय महोदय के सामने जाके मैं पेश हुआ था। मैंने उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने एक तो मेरे को एडवोकेट की सहायता के लिए बोला, उनकी तरफ से निर्देशित किया गया था कि एडवोकेट मतलब मुझे मिल जाए, और दूसरा उसमें ये हुआ था कि मेरा केस टॉप ऑफ द लिस्ट लग रहा था। तो मेरे को 9 फरवरी को यहाँ पे उसका डेट थी, तो मैं 5 को वहाँ पहुँचा था कि मैं आ जाऊँगा और जो भी कार्रवाई है। तो वहाँ जाने के बाद मेरे को पता चला कि जो आईओ है वो चंडीगढ़ किसी केस के लिए गए हैं और 3 दिन बाद आएंगे, और जब मेरा यहाँ पे 6 तारीख को मतलब मैं पहुँचा ही था और 3 दिन बाद उन्होंने आना था और 9 तारीख को मेरा यहाँ पे था, तो मेरे को फिर वो 7 तारीख को वहाँ से वापस आना पड़ा। मैं अपनी ये कॉपी लेके आया था, ये जो 0 की एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई थी उसके बिहाफ पे 31/1/2024 को वहाँ पे
FIR नंबर 0014, 14 नंबर ये FIR दर्ज हुई थी। और इसमें ये ऊपर कवरिंग उसका उनका पंजाब पुलिस का है, और अंदर जो है उसमें बेरवा वो 0 FIR का दिया हुआ है कि ये भोपाल में 0 FIR हुई है, जो कि वहाँ पे पहुँची है और उनके पुलिस कमिश्नर महोदय के लेटर से उसके बाद वहाँ पे आने के बाद फिर ये उसमें हुआ है। तो इसमें इंटरनल पूरा का पूरा वो सेम है जो मेरी यहाँ पे उसमें था, पर वहाँ पे 0 FIR का हवाला है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ विशेष रूप से आप सबको बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। 27 तारीख को, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि 27 तारीख को ACP साइबर क्राइम उन्होंने एजेंट लिख दिया था और अपना TI जो है तरुण कोरेल जी को नोशीट पेश करने के लिए बोल दिया था। और जबकि जब मैं 20 तारीख को आवेदन दे के आया था और अपना उसके बाद से ही मैं लगातार वहाँ जाके रिक्वेस्ट कर रहा था अपना साइबर सेल में कि आप जो है प्लीज़ इसे मेरे आवेदन पे, अगर अभी आप नहीं कर रहे, आपकी प्रोसीडिंग में टाइम लग रहा है 0 FIR दर्ज करने के लिए, तो आप SGPC को श्री हरमंदिर साहब में जो है जो CCTV फुटेज है उसकी फुटेज सेव करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि एक बार यदि वो आउट ऑफ डेट हो गए, वो एविडेंस मिट गया, तो फिर वो मिलना मुश्किल है। अभी उसमें चोरी करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं, 3 बार आए चोरी के इंटेंशन से, सबके पास जाके देख के आए, पहले 2 बार, फिर तीसरी बार आके वहाँ पे 25-30 लोग सोए हुए थे, मैं बीच में था, मतलब मैं एकदम किनारे में भी नहीं था, मैं बीच में था, और 25-30 लोग थे, वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक सबके पास होके आए, उसके बाद आके देख के सिलेक्ट करके निकालना, तो मेरे को वो थोड़ा डाउटफुल लग रहा था। तो इन्होंने जब वो हो गया था तो 27 तारीख को 5:10 पे मेल किया है अपना साइबर इंटेलिजेंट एंड साइबर क्राइम पुलिस भोपाल की तरफ से, अपना ये मेल किया गया SGPC के लिए, पर रिगार्डिंग फ्रॉड कंप्लेंट नंबर E1756512, जो कि मेरी जो कंप्लेंट नंबर है वही कंप्लेंट नंबर है, मैं आपको अभी इसके आगे वो दिखाऊंगा। इसमें ये लिख रहे हैं कि a complaint has been lodged at crime branch Bhopal MP in which some fraud transaction given below, please find attached bank statement, has been done by fraudsters using victims डेबिट क्रेडिट कार्ड। हालांकि मेरा डेबिट कार्ड काफ़ी टाइम से मिसप्लेस है, लेकिन मेरी तरफ से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं कराई गई कि मेरा जो है पंजाब जाने के बाद, पंजाब में कहीं यूज़ कर रहा था मैं अपना लुधियाना में, तो वहाँ पे उसके बाद वो मेरे से कहीं गिर गया या क्या हुआ, वापस मैंने गुरुद्वारे साहब पहुँच के जब देखा तो वो कार्ड मेरे पास नहीं था, वहाँ पैसे विड्रॉ किए थे। ये बात होगी करीबन सितंबर के करीब से, सितंबर से मेरा वो मिसिंग है। उसके बाद क्योंकि मैं ज़्यादातर पंजाब और यहाँ था और वो बाई पोस्ट उनकी तरफ से भेजा जाना था, तो मैं इसलिए अप्लाई ही नहीं किया था, मैं वैसे ही यूज़ कर रहा था चेकबुक के थ्रू। तो ये इन्होंने इसमें डाला, जबकि मेरी तरफ से ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, और साथ में नीचे लिख दिया कि फाइंड द अटैचमेंट एंड डियर सर, विक्टिम हैव लॉस्ट द मोबाइल फोन इन गुरुद्वारा डेटेड 9 नवंबर 2023, टाइम 4:23 to 4:24 AM. Dear sir, please provide the CCTV footage of that day so we can verify the accused. ये साथ में इनकी तरफ से ये लिख दिया गया। ये मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया, और इसका हालांकि मेरे नोटिस में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ
तो मुझे मेल का ही था, लेकिन इन्होंने मेरी तरफ से कोई ऐसी कंप्लेंट का भी डाला है जिसमें मेरे बैंक खाते से फर्जी ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये मेरे को नहीं पता था, ये इन्होंने अपनी तरफ से क्यों भेजा ये मेरे समझ से बाहर है, जबकि मेरे उसमें क्लियर क्लियर फ़ोन चोरी का दिखा है और साथ में मैंने लिखा है कि उसमें आप जो है FIR करें, नहीं कर सकते तो यहाँ से 00 की FIR करके भेजें। इसके संबंध में माननीय गृह मंत्रालय के एडवाइजरी लगाई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की कॉपी लगाई है, ये सारी लगाई है। यहाँ से पंजाब जाने के बाद जब वो मैं दोबारा फिर गया हूँ अभी मार्च में, तो मैं आपको वहाँ पे भी जो चीज़ें हुई वो भी मेरी समझ से बाहर है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो भी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। मैं दोबारा फिर यहाँ से 3 तारीख को चल के 4 तारीख को मैं दरबार साहब पहुँचा था, 4 मार्च को मेरा फ़ोन लेने के लिए। फरवरी में होने के बाद 9 तारीख की डेट आगे बढ़ गई थी, और डेट बढ़ने के बाद हमने यहाँ पे अर्जेंट हेयरिंग के लिए मतलब रिक्वेस्ट की थी। तो उसके बाद वो मार्च की डेट लगी हुई थी उसमें, 13 मार्च की, तो उसमें नहीं चेंज हुआ था। फिर दोबारा फिर लगाई थी, उस पूरे प्रोसेस में टाइम लग गया। मेरे को ये था कि कहीं ऐसा नहीं हो मैं दोबारा फिर वहाँ पहुँचूँ और यहाँ पे डेट लग जाए तो मैं वापस भग के आना पड़े, फ़ोन ना लेके आ पाऊँ। तो उसके बाद वो 15 दूसरी एप्लीकेशन पे भी वही सेम डेट रही 13 मार्च की। तो मैं 3 मार्च को भोपाल से अमृतसर के लिए गया और 4 मार्च को वहाँ पहुँचा। 4 मार्च को पहुँचने के बाद अब कोर्ट से सुपुर्दगी नामे पे लेना था, तो वहाँ पे जो फॉर्मेलिटी थी वहाँ पे उन्होंने मुझसे अपना गलियारा चौकी वालों ने कुछ गुरमुखी में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कराए। तो क्योंकि फ़ोन मिल चुका था तो मैंने कर दिए। उनकी तरफ से मौखिक रूप से ही बोला गया कि ये आपकी तरफ से ये है कि भाई मेरा फ़ोन मिल गया है, मैंने फ़ोन को पहचान लिया है और वो डॉक्यूमेंट है कि, तो मैंने उस पर साइन किए। और 5 तारीख को मैं कोर्ट, मेरे को बोला गया था कि आप सुबह कोर्ट पहुंच जाना 5 तारीख को उसके लिए। तो IO वहाँ पे पहुँचे नहीं थे, कोर्ट में आवेदन लगाना था और मेरे पास फंड्स बहुत कम थे। मेरे पास कुल 1200 ही रुपये थे यहाँ से जब मैं जा रहा था। उसमें किराया भी निकाल के मेरे पास, मेरे को उसके लिए रिजर्वेशन भी नहीं करवा पाया था, जनरल उसमें मैं गया था तो वो 320 के करीब किराए के निकल गए थे। बाकी पैसे आप वापसी के लिए भी थे, मतलब रखने थे। तो मैं वहाँ पे विधिक सहायता के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में या बाकी सब जगह पे होता है कि विधिक सहायता जो है कि अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे भोपाल हाई में भी, मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी विधिक सहायता तलाक के केस में ली हुई है। फाइनेंशियल क्राइसिस में फेस कर रहा हूँ, आर्बिट्रेशन के केस में पैसा फंसने हुए होने के कारण 2010 से मैं मतलब केस लड़ता आ रहा हूँ, तो फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस है। और लुधियाना में भी मैंने लिया था अपना विधिक सहायता। तो वो मैं विधिक सहायता केंद्र में अमृतसर में पहुंचा। वहाँ पे ये मिस्टर फॉर्म जिन्होंने फिल किया है, ये ऐसे आड़े में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कुलदीप मुदगल थे, इनकी तरफ से फॉर्म फिल किया गया। और इनके पास मैंने अपना क्लियर चीज़ बताई थी, क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, मैं विक्टिम हूँ, केस गवर्नमेंट लड़ेगी, मतलब जो भी जिसने चोरी किया है वर्सेस गवर्नमेंट रहेगा। मुझे केवल सुपुर्दगी नामे के लिए आवेदन देना है, तो वो आवेदन मैं ड्राफ्ट करवाने में हेल्प चाह रहा हूँ कि मैं आवेदन कैसे लिख के दूँ ये मुझे, क्योंकि गुरमुखी में यहाँ पे मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ इंग्लिश या गुरमुखी इंग्लिश पढ़ना समझना तो है, लेकिन उसकी मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसमें ड्राफ्ट करके देने में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम जाती है। पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ। तो विधिक सहायता में गया तो वहाँ पे ये कुलदीप मुदगल जी थे, कहते कि ये आपको हमारा ये फॉर्म फिल करना मतलब है, ये मैं फॉर्म आपको अभी कर दूंगा। फॉर्म फिल होने के बाद मैं आपकी एप्लीकेशन बना दूंगा। आप इसको, ये फॉर्म मेरे को दिया कि आप इसको जो है सील लगवा ले आइए, नोटरी करवा ले आइए, जब तक मैं आपका रजिस्टर निकाल के वो करता हूँ
आवेदन का। तो मैंने ये ब्लैंक उस पर मैं ले आया और मतलब नोटरी की सीलें लगवा ली। इसमें ये पीछे वेरीफाइड वाले ये था उनका फॉर्म। उन्होंने जब फिल किया तो मेरे आधार कार्ड की कॉपी साथ में, इसमें मेरे आधार कार्ड की कॉपी लगी हुई थी साथ में। आधार कार्ड की कॉपी के बावजूद ये मेरे नीचे आधार कार्ड की कॉपी है, ये आधार कार्ड की मेरी कॉपी है जिसमें आप देख सकते हैं मेरा नाम सत्यजीत सिंह, SATJEET सत्यजीत सिंह है। और इन्होंने इसको जब फिल किया तो सरबजीत सिंह कर दिया, और सरबजीत सिंह करके इन्होंने इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद कहते हैं कि आप इसके जो है आपका आवेदन हमारे पास है। हमने रजिस्टर में उससे साइन भी करवा लिए थे, रजिस्टर जो उनका था, कि इसमें आपको कौंसिल जो है, अभी तो हमारे जो हेड है वो बाहर हैं, वो 2-3 दिन बाद आएंगे। उसके बाद आपको जो भी मिलेगा, मेरा काम केवल ये फॉर्म फिल करवाने का था, तो जो भी आपको कौंसिल मिलेगा वो आपकी तरफ से आवेदन बनाएंगे। 2-3 दिन आपको अलॉट होने में लगेगा एडवोकेट। उसके बाद तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैं कहा कि चलो मैं इसकी फ़ोटोकॉपी तो करवा लूँ। फ़ोटोकॉपी कराने के लिए अब गया, मैंने इसमें नाम देखा, ये सरबजीत सिंह लिखा हुआ है, जबकि मेरा सत्यजीत है एड्रेस और वो पूरा है, लेकिन नाम चेंज किया गया है मेरा। तो मेरे को एकदम से खटका हुआ कि कुछ फ्रॉड वाली चीज़ें हैं। तो मैंने इसको, वो जो मेरा फॉर्म था, फ़ोटोकॉपी करा ली थी, इसको डिस्ट्रॉय किया। और वहाँ पे जो फ़ोटोकॉपी वाले थे वो कहते हैं कि उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे टाइपिस्ट कई बैठते हैं, आप उन्हें बता दो कि मुझे सुपुर्दगी पे मेरा मोबाइल चाहिए, आप उसका FIR नंबर बता दोगे तो वो आपको 80-90 रुपये लेंगे, वो आपको कर देंगे। उन्होंने 80 रुपीज़ मुझसे लिए। जो टाइपिस्ट थे उन्होंने मेरा फॉर्म टाइप कर दिया और वो मैं वहाँ पे दे दिया। ये वो आवेदन है जो उन्होंने एप्लीकेशन टाइप करके दी थी। इसे मैंने अपने आप ही कोर्ट में नंबर वगैरह लगवाया, उसका वो करवाया सारा, और 5 तारीख का ये था। जब ये मैं करवा के इसे पेश करवा रहा था, ये जो उन्होंने चढ़ाया है इसमें, तो जो वो शख्स था जिन्होंने वो फॉर्म भरवाया था, कुलदीप मुदगिल, वो मेरे पास वहाँ पे आए कोर्ट के सामने, और वो बहुत फोर्सफुली मेरे को ले आने के चक्कर में थे कि आप चलिए विधिक सहायता केंद्र और आपको दूसरा फॉर्म भरिए और आपको वकील लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपने उसमें रजिस्टर में साइन कर दिए। मैं कहा कि मुझे विधिक सहायता की ज़रूरत नहीं है, मुझे फॉर्म के लिए था, फॉर्म फिल करने, मतलब एप्लीकेशन बनाने के लिए मेरे था। आपने कहा कि ये फॉर्म फिल करके मैं आपकी एप्लीकेशन बना के दूंगा, तो मैंने वो फॉर्म फिल किया था, वो उसका मुझे तो वापस जाना है। मैं तो ये आवेदन लगा के अपना फ़ोन लेके, केस तो गवर्नमेंट लड़ेगी, सरकारी वकील और जाने वो सामने जिसने चोरी किया वो जाने। मेरे तो CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है, जिसका फ़ोन मिला ये फ़ोन मेरा है, मुझे मेरे फ़ोन से कंसर्न है। मैं अपना उसमें बैंक स्टेटमेंट भी लेके गया था, यहाँ से SBI का मेरा बैंक स्टेटमेंट ये लेके गया था, जिसमें मेरा ये है कि मैंने यहाँ से क्रोमा से, भोपाल क्रोमा से 3 मई को परचेज़ किया है। मेरा उसका बिल था परचेज़ का, उसका बॉक्स था फ़ोन का जिस पे EMI नंबर थे, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ से लेके गया था। तो मैं कहा कि मेरे को तो इसमें करना ही नहीं है, तो वो उन्होंने उसको मना कर दिया। जो यहाँ से जिन्होंने जज साहब के सामने भेजनी थी, उनके जो रीडर थे, मतलब सामने कमरे में थे और जज साहब उधर उनकी कोर्ट थी, तो वहाँ से इसे मतलब नंबर चढ़ के आ गया था, वहाँ से अंदर जाना था, तो वो उन्होंने उसे रुकवा दिया। और बड़ी अजीब सी चीज़ थी, वो मेरे समझ से बाहर थी कि ऐसा क्यों मतलब चल रहा है। उसके बाद मैंने गुस्से होके मैंने वहाँ पे पहुँचवाने के बाद ये जो आवेदन है इस पे ये सील लग के मेरे को मिल गया वहाँ से कोर्ट्स की तरफ से।
कि ये कोर्ट की तरफ, ये ओरिजिनल मैंने उनको दे दिया था, ये ओरिजिनल उनकी तरफ से था कि 6/3 को रिपोर्ट पेश करनी थी, 6 तारीख को। ये कोर्ट की तरफ से इस पे सील लग के एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट के उनकी तरफ से आ गया था। ये मैंने जाके अपना 5 तारीख को बलजीत सिंह आईओ थे, उनको मैंने ये दे दिया था। और ये इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वहाँ जाके मैंने उनको अपना पर जो उनके इंचार्ज महोदय को आवेदन दिया कि मैंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसमें क्योंकि अब मेरे को ज़रूरत नहीं है और मैंने उसे कर दिया। वो मेरे पीछे मुझे धमकियाँ दे रहे थे, जो मुदगल थे, कि ये हमारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, जो ब्लैंक विधिक सहायता वाला जो आवेदन था, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, आपने उसको फाड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एफआईआर दर्ज होगी आपके विरुद्ध, नहीं तो आपको वकील लेना पड़ेगा। तो मैंने इसमें लिखा कि भाई मेरे को नहीं पता था कि मुझे वो आपको वापस करना है, और ये मैंने उसे, क्योंकि मेरा काम वहाँ पे हो चुका था, मैं किसी और नए उसमें विवाद में रुकने, टाइम वेस्ट करने के उसमें नहीं था, तो मैंने ये आवेदन उनको लिख के वहाँ पे उस टाइम दिया। इसमें इस पूरे प्रकरण की, हालांकि मेरे को अभी डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं, डीजे मैडम हैं वहाँ पे, उनको मैं ईमेल के थ्रू अब इसकी शिकायत करूँगा। तो उन्होंने बाकी पूरा एप्लीकेशन रिसीव लिखा, लेकिन बीच में ये पंजाबी में लिख दिया कि दाखिल करने के लिए जिसने लिया, जो उनके रीडर थे वहाँ पे, जो सचिव महोदय थे, जो जज महोदय थे, मतलब विधिक सहायता में जज होते हैं, वो जो सचिव के पद पे थे, उनके जो रीडर हैं, उन्होंने बोला, तो उसके बाद ये मेरा आवेदन लिया गया और उसको ये कर दिया गया। इसमें बीच में पंजाबी में लिखा कि इसे दाखिल दफ्तर करने के लिए मतलब आया ओनली, और खैर इसका कोई, लेकिन ये भी एक एबनॉर्मल चीज़ थी कि विधिक सहायता इसलिए दी जाती है कि सामने वाले को कानूनी नॉलेज नहीं है, उसकी सहायता करने के लिए, लेकिन वहाँ पे गलत नाम भरा, मेरे आधार कार्ड से भरा, स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, SAT है मेरा, सत्यजीत और सर्वजीत की दोनों की स्पेलिंग बहुत अलग है। आधार कार्ड लेके गलत उन्होंने क्यों भरा, ये मेरे समझ से बाहर है, और कुछ फ्रॉड का उनका वो था, तो वो मेरे लिए बड़ी को अजीब सी चीज़ थी। मेरी एप्लीकेशन के साथ ही ये मेरे बॉक्स जो मेरा था अपना, मेरे मोबाइल का, इसके बॉक्स की ये EMI वाले ये फ़ोटो है, इसके आगे की पीछे की ये मैंने फ़ोटो लगाई थी, मेरा ये बिल की कॉपी लगाई थी, ये मेरा जो उसमें मैंने लिया था क्रोमा से, तो ये बिल मेरा, इसमें एड्रेस, नाम एड्रेस है, और 3 मई का ये डेट का ये बिल था। ये उसका मैंने, क्योंकि मेरे डेबिट कार्ड से पे किया था, तो ये उसका ट्रांजैक्शन का, उसका पिन वेरिफिकेशन का उसका था, उनका HDFC बैंक का, वो लोग वो यूज़ करते होंगे क्रोमा वाले, तो इसका था। ये मेरा बैंक स्टेटमेंट था अपना SBI का, जिसमें मैंने ये 3 मई को ये क्रोमा में मैंने ये पेमेंट किया 21,499 रुपये का। ये सारे मेरे उस एप्लीकेशन के साथ लगा के मैंने डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिए थे, और इसमें बिल्कुल क्लियर था कि ये मेरा ही फ़ोन है। जो पुलिस रिपोर्ट 5 तारीख को मैंने आवेदन दे दिया था, पुलिस रिपोर्ट लग के 6 को आई, तो सुबह मैं वहाँ कोर्ट में था, अपीयर जब मैं हुआ करीबन 12 के करीब के 11:30 पौने 12 के करीब मेरा वो था, और मैं अपीयर हुआ। जैसा आपने सुना, उसके डॉक्यूमेंट्स, अटैच डॉक्यूमेंट्स देखे, ओरिजिनल मेरे पास थे, बिल वगैरह, बैंक स्टेटमेंट और बॉक्स उसका मेरे फ़ोन का। उन्होंने 20,000 के पर्सनल बॉन्ड के ऑर्डर किए, तो पर्सनल बॉन्ड 20,000 के ऑर्डर सुन के मैं कंफ्यूज हो गया, मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि शायद कोई श्योरिटी वगैरह किसी को लेके आना है उसमें। तो सर ने उसमें हंस पड़े जब मैं कहा कि सर मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश से, यहाँ पे मेरे रिलेटिव और बाकी लोग ज़रूर हैं, लेकिन मैं
क्योंकि पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए मैंने केस लगाया, इसीलिए पंजाब आता हूँ, तो वो मेरी हेल्प नहीं होगी। तो वो हंस पड़े, कहते इसीलिए कहते हैं कि एडवोकेट कर लिया करो आप लोग, और यहाँ पे जो एडवोकेट है कोई भी आपकी हेल्प कर देगा। तो वो अभी देख ही रहे थे कि कोर्ट किन्हें ऑर्डर करे। तो एक लेडी एडवोकेट थे, अपना सुप्रिया कक्कड़ जी, जिन्होंने अपना बाद में नाम बताया, उन्होंने बोला सर मैं हेल्प कर दूंगी, और मुझे बोला कि आप वेट करिए, मेरे केस की बहस के बाद मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो उन्होंने, मैं पीछे जाके बेंच पे बैठ गया, उनका केस हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरे को ये स्लिप पे लिख के दिया। कहते हैं आप पर्सनल बॉन्ड बोलेंगे 20,000 का, तो कहते मैं लिख के दे देती हूँ। उन्होंने, ये उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ है, उन्होंने लिख के मेरे को दिया। बाद में मैंने उनका नाम पूछा तो उनका नाम था एडवोकेट सुप्रिया कक्कड़। तो ये एडवोकेट सुप्रिया कक्कड़ जी, ये मैंने अपने हाथ से लिखा है। तो ये उन्होंने मेरे को दिया और मैं उसे जाके टाइप करा के ले आया। टाइप करा के आके मैंने करीबन 12:15 के करीब उनको, जो जज साहब के रीडर थे साथ में बैठते हैं, उनको मैंने दिया। उन्होंने पिछले दिन भी उन्होंने उसमें रिपोर्ट के लिए भी ऑर्डर बना के दिया था। तो वो कहते कि अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा फ्री हो जाए, अब बैठिए। करते करते शाम के 5 बज गए। उसके बाद कहते हैं कि इसमें आपकी गारंटी श्योरिटी कहाँ है, किसी को जानते जमानतदार को लेके आइए, या फिर 20,000 रुपये नकद जमा करवाइए, या फिर 20,000 की एफडी लेके आइए। तो मैं कहा कि सर ये तो पर्सनल बॉन्ड है, इसमें श्योरिटी मांगी ही नहीं है, श्योरिटी होती तो मैं करता। तो कहते हैं नहीं। तो उसके बाद जज साहब उस टाइम अंदर चैम्बर में थे, फाइलें जो ऑर्डर किए थे उसका। तो कहते कि वो साहब अभी आएंगे, साहब से पूछ के। तो साहब बाहर आए तो साहब से के सामने मैंने निवेदन किया। मैं कहा कि सर, उससे पहले इन्होंने वो ऑर्डर बना के उस पर अपलोड कर दिया अपना कंप्यूटर पे। तो कहते कि अब तो अपलोड हो चुका है, वो उनके रीडर कहते। तो सर आए तो सर से मैंने बोला, मैं कहा सर आपने इसमें कोर्ट में बोला था, ऑर्डर किए थे सर कि इसमें पर्सनल बॉन्ड के, और मेरे को कोर्ट की तरफ से ये एडवोकेट मिले थे को मैडम कक्कड़, जिन्होंने मेरे को लिख के दिया था, वही मैं टाइप करके लेके आया था। तो सर ने बोला कि मैं अभी कोर्ट में हूँ, आप इसमें, उन्होंने अपने रीडर की तरफ देखा तो वो उन्होंने, क्योंकि अपलोड कर चुके थे, तो वो उन्होंने जो भी बोला भगवान जाने। पर सर कहते कि आप एक काम करिए, आप इसमें लिख के ले आइए एप्लीकेशन कि मैं इसमें श्योरिटी नहीं दे सकता, उसमें जो सरकारी वकील यदि नो ऑब्जेक्शन कर देते हैं उसमें उनकी टीप लगेगी, तो मैं कर दूंगा। मैं अभी बैठा हूँ, आप देख लीजिए अपना सरकारी वकील उनको। तो मैं गया डीए साहब के पास। वो तो जो जो उस पर्टिकुलर कोर्ट के लिए गवर्नमेंट एडवोकेट थे, वो जा चुके थे। डीए साहब थे, शर्मा जी थे, बहुत अच्छा नेचर है लगा मेरे को उनका, बहुत सुलझे हुए थे। उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे उन्होंने आश्वासन दिया, कहते कि आप परेशान ना हो, कल आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा और आप सुबह 10 बजे आ जाइए, एप्लीकेशन बना के ले आइए, यहाँ से जो है आपका नो ऑब्जेक्शन उसमें लग जाएगा। उन्होंने मेरे बैंक स्टेटमेंट, बिल और वो सारी चीज़ भी देखी थी सर ने, और वो देख के समझ गए कि जेन्युइन केस है मेरा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था डीए साहब का। तो कल आपको मिल जाएगा। तो मैं फिर नेक्स्ट डे अपना 7 तारीख को, मतलब 6 को ऑर्डर हो गए थे, फिर ये 7 तारीख को एप्लीकेशन टाइप करा के लेके गया कि मैं पर्सनल, मतलब श्योरिटी नहीं दे सकता, तो मुझे श्योरिटी से छूट दी जाए। और उसमें भी रीडर जो थे, रीडर टरका रहे थे। फिर मैंने सरकारी एडवोकेट, जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे, वो भी बेचारे बहुत अच्छे थे, जो उस कोर्ट के लिए थे, बहुत अच्छा नेचर था। फिर उन्होंने जज साहब के सामने खड़े होकर बोला कि सर ये इनका सारा जेन्युइन केस है, इनका पूरे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, ये 3 दिन से कोर्ट में आके परेशान हो रहे हैं, इसमें ऑर्डर हुए हुए हैं, और ये हमने इसमें ये लिख दिया उसमें, उसके बाद भी इनका नहीं हो रहा। फिर जज साहब ने उनसे उस पर टीप लगवाई कि आप उस पर टीप लगा दीजिए। उन्होंने टीप सामने लगाई कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कि ये इनको पर्सनल बॉन्ड पे दिया जाता है। और उसके बाद जाके हो गया। लेकिन जो मेरा रिलीज ऑर्डर था, मतलब उसके लिए कोर्ट के लिए जो मेरे को मिला, मेरे को ऑर्डर,
जो कोर्ट की तरफ से ये लेटर अपना थाने के लिए जो लेटर मिला, ये 7 तारीख को शाम के 7 बजे मेरे को मिला। कोर्ट बंद हो चुकी थी, सर को किसी 3 बजे से उसमें जाना था। उन्होंने बेंच के टाइम पे बोला कि जो भी मतलब करीबन 12 बजे उन्होंने बोल दिया था अपने रीडर को कि जो भी डॉक्यूमेंट साइन कराने करवा लो, उसके बाद फिर मंडे को ही मैं वापस आऊँगा। मेरे को 3 बजे से अपना कोई वहाँ पे कोई उद्घाटन या कुछ ऐसा कुछ था कि वो मतलब डीजे सर और बाकी और भी था, कोई कॉन्फ्रेंस थी जिसके संबंध में उनको जाना था ऑफिशियली। और 3 बजे से उनका 6 बजे तक का वो था, 6:30 बजे तक का, कि मैं अगर आ पाया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं वापस, अगर ज़्यादा लेट होता हुआ प्रोग्राम तो फिर मैं मंडे को ही आऊँगा। तो आप इसको जो भी डॉक्यूमेंट साइन कराने करवा लें। लेकिन जो उनके रीडर थे उन्होंने उस टाइम किया नहीं, और बाद में करते करते 6:30 बजे वो आए। तो उनके बाद मेरे को 7 बजे के करीब ये मेरे को मिला, और ये लेके मैं अपना थाना पहुंचा। तो जब तक 8:30 बज चुके थे, तो वो कहते कि आज वो अब चले गए, कल आप मॉर्निंग में ले आइएगा। मॉर्निंग में जब मैं लेके गया तो मुझसे जो रिसीविंग जो इसमें ऑर्डर था, द SHO इज डायरेक्टेड टू रिलीज द सेट मोबाइल आफ्टर प्रॉपर रिसिप्ट। तो उनके एक रजिस्टर 19 नंबर रजिस्टर है जिसमें साइन करके मेरे को मिलना था। तो 19 नंबर रजिस्टर पे मैं लिखना चाह रहा था कि बीच के पीरियड का जो भी इसका यूज़ या मिसयूज़ हुआ हो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, उसके संबंध में मैं अपने सारे कानूनी अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। दूसरा, ये फ़ोन जब मेरा चोरी हुआ था 100% ओके कंडीशन में था। इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई भी बदलाव या कोई भी नुकसान उनके कारण पहुंचा हो तो उसके लिए भी मैं अपने सारे कानूनी अधिकार सुरक्षित रखने के संबंध में लिखना चाह रहा था, तो वो मेरे को लिखने नहीं दिया जा रहा था। उसके जबकि वहाँ पे ACP सेंट्रल, अमृतसर सेंट्रल वाले जो हैं वो भी आए हुए थे दोपहर में। थाना प्रभारी मैडम थी नहीं, मैडम है थाना प्रभारी, तो वो उस टाइम थे नहीं। जो मुंशी जी थे वो उसमें कह रहे थे कि नहीं, इस रजिस्टर में आप नहीं लिख सकते, इसमें केवल आपको प्राप्त किया लिख के ही साइन करना है। तो हालांकि फिर ACP सेंट्रल अमृतसर जो है वो उन्होंने TI मैडम को बोल दिया था, उन्होंने बोल दिया था उन्हें। तो वो कहते कि हम अलग पेपर पे आपको रिसीविंग दे देंगे। और फिर बाद में मैंने जो मेरी ये फ़ोटो कॉपी थी, इसी फ़ोटो कॉपी के पीछे ये पूरा लिख के कि मैं अपने सारे समस्त कानूनी अधिकार सुरक्षित रख रहा हूँ, और ये 8 मार्च को मेरे को 4:10 पे दिया गया। इस पर उन्होंने साइन कर दिया। किसकी, जो वहाँ पे एक लेडी पुलिस वाले थे, कांस्टेबल, या क्योंकि सिविल ड्रेस में थे तो मैं उनका वो पद नहीं जानता, गुरमीत कौर, उनके सामने उनको देके ये मैंने ले लिया, ये उनकी सील लग के। पर ये पूरे के पूरे प्रोसेस में फ़ोन चोरी होने से लेके मिलने तक पूरा बड़ा अजीब सा रहा। उसके बाद भोपाल आने के बाद भी, भोपाल में जो है, भोपाल आने के बाद मैंने मेरे फ़ोन को फैक्ट्री सेटिंग पे किया। फैक्ट्री सेटिंग पे करने से पहले मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है जो मोबाइल में था। मैंने देखा कि ये लगातार 11 नवंबर से यूज़ हो रहा था, और उसमें अमृतसर की फ़ोटोएँ भी हैं, मतलब वो वहीं पे दरबार साहब में मौजूद थे जिन्होंने फ़ोन मेरा उठाया था, और इसकी उन्होंने कुछ स्नैप्स भी लिए हैं, फ़ोन कॉल्स भी किए। ये लगातार यूज़ हो रहा था। और दूसरा चीज़, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे फॉर्मेट करके इसे जब चालू करना चाहा तो वो सिम को डिनाई कर रहा था, नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क आ रहा था। तो मैंने कॉल करके पता किया तो पता चला कि पहले अपना जब ये आपका सबलाइंस पे ढूंढने के लिए लगाते हैं तो उसमें ये उसको सिम को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ये मेरे को यहाँ से इनकी रिपोर्ट मिली थी भोपाल वालों से आने के बाद, मतलब जब वहाँ से मेरे को पता चल गया था कि आपका
ये फ़ोन मिल गया है मैसेज आने के बाद। तो स्टेटस ब्लॉक सक्सेस ये उनकी भोपाल इसकी है। उससे पहले यहाँ से यही बोला जाता रहा था कि आपका फ़ोन अभी मिला नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंचा कि मैं अनब्लॉक कर दिया जाए। पहले बोला गया कि हाँ अभी हो जाएगा। ये 14 मार्च की बात है, लेकिन आज 18 मार्च का सुबह है। ये 14 मार्च को मैं लिखित आवेदन दे के आया हूँ। अभी तक ये मेरा अनब्लॉक नहीं किया गया। इसमें मैं कैमरा यूज़ कर पा रहा हूँ या फिर इसे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके इसका यूज़ कर पा रहा हूँ। लेकिन इसमें सिम अगर मैं डालता हूँ तो सिम ये दोनों EMI नंबर जो है उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। दोनों जो उसमें फर्स्ट स्लॉट में और सेकंड स्लॉट में दोनों में सिम जो है वो उसे डिनाई कर रहा है कि सिम नॉट रजिस्टर्ड और नेटवर्क दूसरे फ़ोन में प्रॉपर वर्क कर रही है। तो ये मैं देख के आया हूँ और मुझे कहा जा रहा था कि मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूँ। तो आप लिख के दो कि मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूँ, उसके बाद ही ये आपका किया जाएगा। आपने फ़ोन की थी, वो शिकायत पूरी हो गई। मैं कहा कि भाई फ़ोन की तो मेरी, मैं क्यों लिख के दूंगा कि मैं शिकायत वापस चाह रहा हूँ। वो तो FIR हो चुकी, 0 में FIR हो गई। जो मैंने कंप्लेंट यहाँ पे दी थी कि 0 में FIR की जाए, नहीं हो रही थी, तो उसकी मैंने शिकायत की कि सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस भी हैं, रेफरेंसेस हैं। उसके बाद माननीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है, वो मैंने साथ में लगा के दी थी। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो वो उसके संबंध में था। तो ये दोस्तों ये पूरा का पूरा एपिसोड रहा है। अभी मैं अब 18 तारीख के सुबह के 10 बजने वाले हैं। तो मैं अब यहाँ से जाऊँगा एक इसमें साइबर सेल वालों के पास जाके देखता हूँ क्या होता है। उनका कहना था कि आप सिम डालोगे तो आपके सिम पे एक OTP आएगा, वो OTP दोगे उसके बाद चालू होगा। और OTP इसे ब्लॉक करते टाइम कोई OTP मेरे उस पर नहीं आया था, ना उसका था, अपने आप उन्होंने किया है। तो किस उससे नंबर से किया है भगवान जाने। मैं अभी उसे जाके देखता हूँ। OTP का भी मुझे डाउट है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैंने जो शिकायत की थी 19 तारीख वाली कि भाई इतने सारी चीज़ें होने के बाद भी नहीं किया जा रहा, तो उसकी कोई इंटरनल इंक्वायरी चल रही हो कि आपने। और क्योंकि फ़ोन एक्टिव था FIR दर्ज होते सारी वो आ गया। मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि पुलिस के नॉलेज में था किसके पास फ़ोन है। और जैसे ही FIR दर्ज हुई तो वो फटाक से नेक्स्ट डे वो फ़ोन मिल गया। तो ये तो खैर हो सकता है मेरे अंदाजे हों, क्योंकि इसके पास, मेरे पास ना तो कोई पावर है ना कोई क्षमता है कि मैं इसका अंदर का सच जान सकूं। क्योंकि पुलिस के पास ही पूरे अधिकार होते हैं, इतने साधन होते हैं, ना संसाधन है मेरे पास। लेकिन जो प्रैक्टिकली मैंने आंखों के सामने देखा वो ये था। और ये मैं वीडियो इसलिए बना के डाल रहा हूँ ताकि कैसे लोगों को अपने ही जायज़ काम के लिए सफ़र करना पड़ता है और कैसे कई बार कोशिश होती है। पंजाब के संबंध में बहुत सारी चीज़ें सुनी थी कि वहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी के केसों के चक्कर में भी लोगों को फंसा देते थे और कई चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ की तरफ काफ़ी कुछ इशारा करती है। जो चीज़ मेरे को प्रैक्टिकली लगी कि ये मुझे किसी झूठे केस में फंसाने की कोई कोशिश थी, जो कि भोपाल पुलिस कमिश्नर महोदय के अपना फ़र्ज निभाने से और उनका अच्छे व्यवहार से, कि उनके सामने जो मैंने रिक्वेस्ट की वो उनके लगातार उनके ऑर्डर उसके संबंध में थे कि उससे कानून का पालन किया जाए। तो 0 FIR दर्ज हुई तो मेरे को फ़ोन मिल गया। नहीं तो अगर नहीं होती तो वो फ़ोन शायद मेरे को अभी भी ना मिल पाता, बल्कि उल्टा किसी झूठे प्रकरण में मेरे को सम्मन आए होते कि आप आइए, आपका फ़ोन का ये मिसयूज़ हुआ है और आप इसका जवाब दीजिए, और नहीं दे पाए तो आप जेल जाइए। दोस्तों ये था मेरे इसका पूरा एपिसोड। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसे हो सकता है 2 या 3 पार्ट में मैं करूं। दोस्तों पहले मैंने सोचा था कि इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट में करूं, पर फिर मुझे लगा कि जब मैं उसे टुकड़े करने लगा तो वो फिर एक से दूसरे को जोड़ के देखने के लिए फिर से पुराना देखने के पड़ेगा और वो समझ में कंटिन्यूटी नहीं बनेगी उतने अच्छे से।
तो इसलिए मैंने इसके टुकड़े नहीं किए, इसे एक ही वीडियो रहने दिया। और इसमें ये जो पोर्शन है इसको मैंने स्पीड तेज करके इसे निकाला है, और इसमें किसी के भी जो चेहरे दिख रहे हैं तो उनके संबंध में मैं मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी को डिफेम करने का या उसका। मैं तो केवल जस्ट मेरे मोबाइल के अंदर जो उस टाइम मुझे कोर्ट से मिला और पुलिस ने मेरे सुपुर्दगी में दिया, तो उसके अंदर जो टाइमलाइन डली हुई थी और वही की वही मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी। हालांकि वो बड़ी थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक 25 मिनट की है, दूसरी 18 मिनट की है, लेकिन मैंने उसको फास्ट करके इसमें निकाल दिया ताकि केवल इतना एहसास मतलब हो कि ये कब से कब तक, ये जो टाइमलाइन है इसमें स्टोरी वाला, ये जो है 15 फरवरी से इधर शुरू हुआ और 11 नवंबर तक गया है नीचे, मतलब 11 नवंबर से यूज़ होना शुरू हो गया था 15 फरवरी तक। और इसके आगे जो कॉल लोगों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो जो है वो 11 नवंबर से लेके 27 दिसंबर तक, 26 दिसंबर तक वो गया है। तो ये जो है ये आप मतलब इसमें देख सकते हैं। इससे मैं किसी को भी नीचा दिखाने का, टारगेट करने का या किसी को भी डिफेम करने का ऐसा मेरा कुछ नहीं है। ये पता नहीं किसके फ़ोटो है क्या है, लेकिन वो जो इसमें डला हुआ था मेरे मोबाइल में जो डाटा था वो मेरा है। केवल मेरा इतना दिखाने का है कि अगर भोपाल पंजाब पुलिस अपना सही से काम करती तो मेरे को उसी टाइम फ़ोन मिल जाता था अगले दिन ही। और अगर भोपाल पुलिस अब वरिष्ठ अधिकारियों के बारी बार आदेश का इंतजार न करके, जब वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारियों ने पहली बार ऑर्डर किए थे उसी टाइम यहाँ पे कार्रवाई कर लेते तो भी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 नवंबर को ही मेरा फ़ोन मिल जाता और हो सकता है उसका डाटा भी सेव रहता। पर वो चीज़ नहीं हुई। और अब पंजाब पुलिस से उम्मीद ये है कि वो इसमें पूरी गहरी जांच करेगी कि ये मेरे को किसी केस में फंसाने के लिए, कोई फॉल्स जाल बुनने के लिए तो नहीं किया गया था, या मेरा जो इसमें डाटा था मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी का उसे नष्ट करने के लिए किया गया था, कि ये सिंपल वैसे ही एक सामान्य चोरी थी। ये उनको मेरे एफआईआर का वो पार्ट है, तो उन्हें मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पे अच्छे से काम करेंगे। एक फेल्यूर उनका हुआ है फ़ोन ढूंढने में, अब वो दूसरा फेल्यूर उनका वो नहीं दिखाएंगे उसकी जांच में, सही से जांच करके केस कोर्ट के सामने रखेंगे, यही मेरी उम्मीद है। इसके आगे दोस्तों ये साइलेंट चलेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।